हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई भी अच्छे से ही कर रहे हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए ये मेरा दूसरा लेक्चर होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। लास्ट वाले वीडियो के अंदर हमने 30 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। इस वाले वीडियो में भी हम 30 या मोर देन 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो तक शायद हम कंप्लीट कर पाएँ 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का टारगेट, है ना। ऑलराइट, तो काम करना चालू करते हैं। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए तो क्वेश्चन पेपर देखते हैं बच्चों। हाँ भाई, लास्ट में देखिए क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिखाई देगा, एक आपने नहीं बताया कि आपको वीडियो कैसा लगा और आप चाहते हैं इसमें कुछ ऐड करना, तो हम वो भी कोशिश कर सकते हैं। तो आपके कमेंट्स जो हैं वो शायद आपके लिए भी फ़ायदेमंद साबित हों और मेरे लिए भी फ़ायदेमंद साबित हों। ठीक है, ऑलराइट, काम करना चालू करते हैं। हाँ देखिए, पहला क्वेश्चन, 4 इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्या बोल रहा है, इक्वल चार्जेस हैं और किसी स्क्वायर के कॉर्नर पे रखे हुए हैं। स्क्वायर में सारी साइड इक्वल होती है, तो ये अगर साइड ए है तो सभी साइड ए होंगी और इक्वल चार्जेस होने चाहिए। ठीक है, तो क्यू चार्ज हमने मान लिया। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर ड्यू टू एनी वन चार्ज इज ई। देखिए, सेंटर पर किसी भी एक चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई है। लेट्स सपोज करो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये ई है। ठीक है, ऐसा होगा, इस तरफ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, ई है। देन द इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर विल बी। सो आपको क्या कैलकुलेट करना है, इस सेंटर पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। किसके कारण, पूरे चार्जेस के कारण। तो ये बात ध्यान में रखो, अगर कोई सिमेट्रिक शेप है आपके पास में, सिमेट्रिक शेप कैसी मान लूँ मैं, जैसे स्क्वायर हो गया, है ना, जैसे आपका क्यूब हो गया, ये सिमेट्रिक शेप है। जैसे आपका क्या कहते हैं इसको, ट्राइंगल के अंदर जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है ना, वो भी कैसा है आपका, ये सिमेट्रिक शेप्स हैं, है ना। हेक्सागन हो गया, ये सारे के सारे जो हैं, पेंटागन हो गए, ये सारे सिमेट्रिक शेप हैं। इन सभी सिमेट्रिक शेप के कॉर्नर्स पर अगर इक्वल चार्ज हो, कोई से भी इनमें से कोई सी भी सिमेट्रिक शेप हो और कॉर्नर्स पर इक्वल चार्जेस हों, तो ये बात ध्यान में रखना, सेंटर पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कितना होता है, 0 होता है। क्यों, क्योंकि इस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, तो इस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। ऐसे ही इस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ई इस तरफ होगा, इस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ई इस तरफ होगा। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो सारे ही एक दूसरे को कैंसिल करें तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा। ध्यान में रखिएगा। तो आंसर कितना आएगा, ए आएगा। इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, ए आएगा। ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, Which of the following quantity cannot be determined with the help of potentiometer? आप पोटेंशियोमीटर के थ्रू आप किसको मेज़र नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, EMF ऑफ सेल हम कैलकुलेट करते हैं, रेजिस्टेंस को भी हम पोटेंशियोमीटर से कैलकुलेट करते हैं। बी देखिए, कैपेसिटेंस एंड सेल्फ इंडक्टेंस, ये आपकी बुक का क्वेश्चन है और ये बिल्कुल सही है। कैपेसिटेंस को भी हम मेज़र नहीं कर सकते और सेल्फ इंडक्टेंस को भी मेज़र नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपको कितना लगाना है, बी लगाना है। ध्यान में रखें। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए, द रेशियो ऑफ करंट इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज 1:4। देखिए, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में, क्वेश्चन नंबर 3, प्राइमरी में करंट और सेकेंडरी में करंट, ट्रांसफार्मर वाला क्वेश्चन है, और उस करंट का रेशो कितना है, 1:4 है। तो क्या बोल रहा है, द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर इज 100%, मतलब परफेक्ट ट्रांसफार्मर है, हमें ऐसा ही चाहिए। द रेशियो ऑफ वोल्टेजेस इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स विल बी। अब आपको वोल्टेज का रेशियो देखना है, तो ये क्या होगा, जस्ट उल्टा होगा। ये बात ध्यान में रखिएगा बच्चों कि Vp डिवाइडेड बाय Vs इज ऑलवेज इक्वल्स टू Is डिवाइडेड बाय Ip। उल्टा, P ऊपर है तो इधर S ऊपर होगा। करंट और वोल्टेज में उल्टा चलेगा भैया, है ना।
अगर एफिशिएंसी 100% है तो उल्टा कर दो इसका, IP बटा IS का उल्टा क्या, IS बटा IP, तो इसका उल्टा करो, कितना आएगा 4:1। ठीक है, पता चला क्या होगा, 4:1 कर लीजिएगा। आपको वोल्टेज का ही तो देखना था, पता चल गया ना बच्चों, ये ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए, द मैग्नेटिक इंडक्शन एट मैग्नेटिक पोल्स इज अलोंग। देखो मैग्नेटिक इंडक्शन, पोल्स के ऊपर मैग्नेट ऐसा बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाती है, वर्टिकल हो जाती है। ठीक, तो ये बात ध्यान में रखें, मैग्नेटिक इंडक्शन एट द पोल्स इज अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन ओनली, परपेंडिकुलर हो जाती है ना मैग्नेट, तो ये इसका ए आएगा, फोर्थ का ए, क्वेश्चन नंबर 4 का ए आएगा ऑप्शन। ठीक है, और इसका कौन सा था, बी था इसका। हाँ भाई, आगे 5th देखिए, इफ द इंस्टेंटेनियस करंट इनटू अ सर्किट इज गिवन बाय। अब आपको एक इक्वेशन दी हुई है, आप पढ़ भी पा रहे होंगे, और वो इंस्टेंटेनियस करंट की इक्वेशन है। आई की वैल्यू कितनी दे रखी है, I इज इक्वल्स टू 2 cos ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा है एम्पियर। द RMS वैल्यू ऑफ करंट इज, अब देखिए RMS वैल्यू पूछ रहा है, IRMS क्या होता है बच्चों, IM डिवाइड बाई √2, यही तो होता है IM। देखो ये, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, IM cos ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो IM की जगह क्या है, 2 है, तो हमने लिखा 2 डिवाइडेड बाय √2, कितना आएगा, डिवाइड लगाओ, √2 आएगा, क्या यूनिट क्या आएगी, एम्पियर, है ना। कौन सा आएगा, बी ऑप्शन आएगा भाई। क्वेश्चन नंबर था ये 5th। ठीक, अब 6 देखो, पता चल गया ना, ये सिंपल था। अब 6 देखो, when the focal length of microscope tube increases the magnifying power। अब देखो, अगर माइक्रोस्कोप की ट्यूब है तो सीधी सी बात है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में अगर L को इंक्रीज करते हैं तो M डिक्रीज होता है, ध्यान में रख लीजिएगा। इंक्रीज नहीं होता बच्चों, M क्या होता है, डिक्रीज होता है, इस चीज़ को ध्यान में रखो, क्योंकि बेसिक फॉर्मूला जो है वो V0 अपॉन U0 D डिवाइडेड बाई UE का होता है। ये सबसे सही फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का, जो बाद में जाकर के 1/UE की वैल्यू चेंज करते हो तो चेंज होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है बच्चों, अगर लेंथ को इंक्रीज करोगे तो UE डिक्रीज हो जाएगा, UE क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अरे एक मिनट मैं गलत बोला, लेंथ को इंक्रीज करोगे तो UE इंक्रीज हो जाएगा, डायग्राम में UE की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, और अगर UE की वैल्यू इंक्रीज होगी तो M क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये बात ध्यान में रखना, L को इंक्रीज करने पर UE इंक्रीज होता है, UE इंक्रीज होने से M क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। हाँ, आगे देखिए 7th वन, the maximum kinetic energy of photoelectrons emitted from the surface when the photons of energy 6 volt fall on it is 4 electron volt। अब ये थोड़ा सा समझने लायक है, लाइन बहुत लंबी बना दी तो मैं इसे तोड़ देता हूँ। the maximum kinetic energy of photoelectrons emitted from a surface is 4 electron volt। maximum kinetic energy कितनी है, 7th है ना, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कब, जब एक फोटोन 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मेटेलिक सरफेस पर इंसिडेंट होता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ द सरफेस इन वोल्ट। अब आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ से ही कैलकुलेट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू होता है EV0, EV0 इज इक्वल्स टू 4EV, तो E से E कैंसिल, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल्स टू 4 वोल्ट, ध्यान में रखना है ना। तो कितना आएगा, 4 वोल्ट आएगा। बहुत सिंपल सा सवाल था, फालतू में घुमा रहा था। एटॉमिक एक्सप्लोजन इज रिजल्ट ऑफ, एटॉमिक एक्सप्लोजन मतलब, अरे परमाणु बम तो सुना है ना तुमने, एटम बम तो सुना ही है। एटम बम क्यों जुड़ता है, फ्यूजन से या फिजन से, बताओ जल्दी से,
फिजन से बच्चों, किससे? फिजन से, ये बात ध्यान में रखिएगा। अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन इन फिजन, ये बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन ही सही है इसका। चेन रिएक्शन कैसी होनी चाहिए? अनकंट्रोल्ड होनी चाहिए। ए लगा लीजिएगा। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सेप्टर इम्प्योरिटी एलिमेंट? एक्सेप्टर, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, कौन सा भैया? पी टाइप में आओ जाओ। किस में आओ? पी टाइप में। और पी टाइप में इंडिया की सरकार है, मतलब गैलियम, इंडियम, एल्यूमिनियम, बोरोन, यही तो है। तो इन चारों में से कोई भी इम्प्योरिटी अगर हो तो देख ले, ना तो एंटीमनी, दूसरा देखो गैलियम ही मैच कर रहा है ना, गैलियम मैच कर रहा है तो बी लगा लीजिएगा भाई। फिर लास्ट वन, हाँ 10th वन, इफ E vector and B vector are electric and magnetic field of an electromagnetic wave, then the electromagnetic wave will propagate into the direction of, ये आपकी बुक का सवाल है। किसी भी EM वेव के अंदर E वेक्टर और B वेक्टर होता है, तो प्रोपोगेशन कौन सी डायरेक्शन में होता है? हमेशा E क्रॉस B की डायरेक्शन में होता है, परपेंडिकुलर टू E एंड B होना चाहिए। तो तभी पॉसिबल है जब आप E क्रॉस B करोगे, ठीक है। तो E क्रॉस B की डायरेक्शन में होगा, ध्यान में रखिए, B क्रॉस E मत कर देना। तो कौन सा आएगा? E क्रॉस B कर लीजिए, C, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका नेक्स्ट पार्ट, है ना। ओके, पेपर के पन्ने ऊपर नीचे हैं। अगला देखिए, अगला कौन सा है हमारे पास में? ये कुछ ऐसा है, 5th का, मतलब 5th मॉडल टेस्ट पेपर के 10 सवाल देख रहे हैं हम। क्या है भाई? पहला देखिए, द एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड E वेक्टर फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क ऑफ द डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी। अब ये थोड़ा समझिए, बहुत सिंपल सा सवाल है। पहले तो आप देखें कि किसी डाइपोल पे टॉर्क कितना होता है। टॉर्क टो इज इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा। और टॉर्क मैक्सिमम कब होता है? तो हम बोलते हैं टो मैक्सिमम की वैल्यू होती है पीई। पीई कब हो सकती है? जब साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो? 1 हो। साइन थीटा की वैल्यू कब होगी? तो हम बोलते हैं जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी ना, तब जाके होगा। और ये थीटा किसके बीच में है? आंसर पी और ई के बीच में, ठीक है। तो जब ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तब जाकर के टॉर्क मैक्सिमम होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री होना चाहिए? 90 डिग्री परपेंडिकुलर। डी ऑप्शन देखिए, 90 डिग्री दिखाई दे रहा है ना। ऑलराइट, सेकंड देखिए, assuming that the charge on an electron is 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। ये तो सबको पता है भाई, इतना ही होता है चार्ज, तो अज्यूम का करना है। 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज यही होता है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू ए मेटेलिक कंडक्टर पर सेकेंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग पर सेकेंड, ये कैलकुलेट करना है ना। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू ए मेटल कंडक्टर वायर पर सेकेंड व्हेन द वायर कैरीज अ करंट ऑफ 1 एम्पियर। जब करंट कितनी जा रही हो? उसमें से 1 एम्पियर की करंट जा रही हो, ठीक। चलिए, हमें क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, n/t कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ, मैं ये वाला फॉर्मेट यूज़ करता हूँ, I इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाई टी। व्हाट इज क्यू? क्यू इज इक्वल्स टू NE डिवाइड बाई टी। क्लियर? चलिए, n/t कैलकुलेट करना है तो E का डिवाइड लगाओ, तो I डिवाइडेड बाई E इज इक्वल्स टू स्मॉल n डिवाइड बाई t। सबसे सही कॉन्सेप्ट है सवाल का बच्चों। I की वैल्यू 1 एम्पियर, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। सॉल्व कर लीजिएगा, n/t आ जाएगा। कितने आएंगे पर सेकंड? आप सभी को पता चल गया होगा, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। सॉल्व किया होगा आपने, 1 कूलम चार्ज पता चल रहा है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। हाँ भाई, कितना आएगा? आंसर कितना होना चाहिए? 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18, है ना। मैच करो, पहला ही है
लेकिन थोड़ा सा करेक्ट करके और लिखा हुआ है। ये ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, मैं लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ, दोनों एक ही चीज़ है। तो ये क्या होगा बच्चों 0.625 इंटू 10⁻19 आ जाएगा। चलिए थर्ड देखिए, थर्ड जल्दी से पढ़ लीजिए। अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ, क्या बोल रहा है, द टोटल चार्ज इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टर दैट इज मूव्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन, अब ये आपको देखिए क्या बोल रहा है, वापस से थोड़ा समझते हैं। द टोटल चार्ज इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टर दैट इज मूव्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन, देखो इंड्यूस्ड चार्ज क्या होता है, Q इज इक्वल्स टू N डिवाइडेड बाय R, φ1 माइनस φ2 या φ2 माइनस φ1, ये डिपेंड्स, माइनस बाहर लगा दोगे तो φ2 माइनस φ1 हो जाएगा। तो ये चार्ज जो है वो डिपेंड कर रहा है किस में, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पे। रेट ऑफ चेंज नहीं है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो हम क्या लिखेंगे, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, क्या होगा बच्चों इसका, डी होगा। द इंड्यूस्ड चार्ज बोल रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं। अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ होता तो हम बोलते रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, कौन, इंड्यूस्ड ईएमएफ। लेकिन पूछ रहा है इंड्यूस्ड चार्ज, इंड्यूस्ड चार्ज डिपेंड किसके ऊपर करता है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पे डिपेंड करता है। तो क्या आएगा बच्चों इसका, डी आएगा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा बच्चों, ध्यान में रखिएगा। फिर आगे देखिए, द वैल्यू ऑफ ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ सुपर कंडक्टर सब्सटेंस इज -1, ससेप्टिबिलिटी का। ओके बच्चों फ्रेम में चेंज आ गया होगा, मेरा बच्चा, शायद आपने आवाज़ सुनी होगी, मेरा बच्चा भी रोने लग गया था, है ना प्रांशु, तो फिर मेरे को जाना पड़ा। चलिए क्वेश्चन को वापस से डिस्कस करते हैं। वो क्वेश्चन क्या था, आवाज़ आ रही होगी, देखिए, द वैल्यू ऑफ ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ सुपर कंडक्टर सब्सटेंस इज, ससेप्टिबिलिटी बच्चों ये फोर्थ क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे, है ना। तो ससेप्टिबिलिटी होता है बच्चों काई एम, जिसे मोस्टली टीचर्स वैसे एक्स ही बोलते हैं, कई जगह इसे जाई भी बोलने लग जाते हैं, लेकिन जाई नहीं है, ये काई है। और इसकी वैल्यू किसी भी कौन सा है, सुपर कंडक्टर के लिए, देखिए तो ये पहले बाद में डिस्कस करते हैं, पहले आप समझिए कि सुपर कंडक्टर्स के लिए म्यू आर, है ना, ये म्यू आर जो है वो कितना होता है बच्चों, आंसर है 0 होता है। ये ध्यान में रखिएगा, आप सभी ने पढ़ा है कि किसी भी सुपर कंडक्टर के लिए जब सुपर कंडक्टिविटी की स्टेट होती है उस समय उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है तो फिर परमिएबिलिटी भी कितनी हो जानी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए बच्चों, ठीक। तो म्यू आर 0 होता है, अगर म्यू आर 0 है तो म्यू आर क्या होता है, 1 प्लस काई एम होता है, दैट इज 0, इट मीन्स काई एम इज इक्वल्स टू -1। पता चल गया, तो आपका आंसर क्या होगा, नेगेटिव बनाना चाहिए, -1, बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। फिफ्थ देखिए, मार्कर भी चेंज करना पड़ता है शायद। इन जनरल इन एन अल्टरनेटिंग करंट, ऑप्शन देखिए बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, 4 दे रखे हैं। द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इज 0, पहला ये बिल्कुल सही है, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट कितना होता है अल्टरनेटिंग करंट के लिए, 0 होता है। आप सभी को पता होना चाहिए कि आई एवरेज पूरी साइकिल के लिए, एंटायर साइकिल के लिए बोल रहा हूँ, एंटायर साइकिल के लिए कितना होता है, 0 होता है। फिर द एवरेज वैल्यू ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट इज 0, नहीं भाई ऐसा नहीं है। एवरेज पावर डिसिपेटेड इज 0, नहीं भाई एवरेज पावर डिसिपेटेड 0 नहीं होती, ये डिपेंड करता है कि सर्किट में कौन से एलिमेंट्स लगे हुए हैं। द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज 0, नहीं ये भी गलत है भाई, फेज डिफरेंस तो चेंज होता रहता है, डिपेंड्स कि कौन से एलिमेंट जुड़े हुए हैं, तो ये सारे गलत है, सिर्फ ऊपर वाला ए बिल्कुल सही है। एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इज 0 फॉर द एंटायर साइकिल। देखिए नेक्स्ट सिक्स्थ वन देखिए, सिक्स्थ क्या है, the radii of curvature of both the surfaces of lens are equals to r, कैपिटल आर दे रखी है ना। तो वो बोल रहा है कि बच्चों की रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी भी लेंस के क्या है, इक्वल है, तो आंसर है
R1 की वैल्यू भी R है और R2 की वैल्यू भी R ही है। मैं अभी मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, अभी उसने ये नहीं बताया कि कॉनकेव है या फिर कॉन्वेक्स है, तो प्लस माइनस बाद में लगा देंगे। इट इज़ मेड ऑफ अ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जी की वैल्यू कितनी है 1.5, जो कि जनरली इतनी ही होती है। इट्स फोकल लेंथ विल बी, चलो मान लेते हैं, लेट सपोज कीजिए कि ये अगर कॉनकेव लेंस होता या कॉन्वेक्स होता, चलिए कॉन्वेक्स से काम करना चालू करते हैं। तो कॉन्वेक्स के अंदर बच्चों R1 पॉजिटिव होता है, कॉन्वेक्स में R1 क्या होता है पॉजिटिव होता है, जबकि R2 नेगेटिव होता है। तो अगर मैं काम करूँ तो मैं लिखूंगा 1/f इन केस ऑफ कॉन्वेक्स, ठीक है, म्यू -1 या n-1 1/R1 - 1/R2 ऐसा ही लिखेंगे। चलिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आंसर है 1.5 -1, ठीक है। फिर R1 की जगह कितना R लिखेंगे, R2 की जगह कितना लिखेंगे नेगेटिव R, नेगेटिव R रखोगे तो ये प्लस का 1/R ही हो जाएगा क्या बच्चों, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्लियर है इतना। तो चलिए ये 2/R हो जाएगा, है ना, और ये 1.5 - 1 0.5 को बच्चों 1/2 लिखते हैं, तो ये 1/2 हो गया और ये 2/R हो गया, है ना। 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 1/R। So 1/f is equals to 1/R. It means f is equals to R. ठीक है, कॉन्वेक्स के केस में फोकल लेंथ R के बराबर आई, तो कॉनकेव के लिए ये किसके बराबर आएगी, माइनस के R के लिए आएगी। क्लियर है ये बात। तो फोकल लेंथ जो है वो डिपेंड करेगी कि कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। अगर कॉन्वेक्स होता तो प्लस का R, कॉनकेव होता तो माइनस का R। पता चल गया ये। चलिए देखते हैं आंसर हमें कैसे दे रखा है। ए देखिए +- R जो कि सही है, +-2R नहीं, +-R/2 नहीं, 0 नहीं। पता चल गया आपको 6 का अच्छे तरीके से। चलिए मैं एक बार के लिए वीडियो क्लैरिटी चेक कर लेता हूं, क्योंकि फ्रेम चेंज हुई है और मैं दूसरी बार देख रहा हूं ये सही तो आ रहा है ना। ओके चलिए सही ही आ रहा है, बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए एक बार के लिए। एक इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, इन वीडियोस को कम से कम अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, है ना, ताकि उनकी भी तैयारी जो है या फिर उनकी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए जो भी डर होता है ना वो थोड़ा कम हो जाएगा बच्चों। क्योंकि जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप करोगे उतना ही आपको नीट या फिर आईआईटी के एग्जाम में भी बेनिफिट देगा या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बेनिफिट देगा। आगे देखिए 7th वन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन्ड ओनली बाय अज्यूमिंग द लाइट। देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कौन से लाइट के कौन से नेचर को रिप्रेजेंट करता है, ध्यान में रखिएगा, लाइट के पार्टिकल या फिर फोटोन नेचर को। लाइट को अगर हम पार्टिकल या फिर फोटोन नेचर का मानेंगे तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं या कॉम्पटन इफेक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, ध्यान में रखिएगा। तो इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्स वेव, नहीं वेव तो होना ही नहीं चाहिए। इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, नहीं ये भी गलत है। कैन बी पोलराइज, नहीं भाई पोलराइज तो फिर वेव होगी तभी तो पोलराइज्ड होगी, तो वेव तो होनी ही नहीं चाहिए। कंसिस्ट ऑफ क्वांटा, यस इट इज करेक्ट, लाइट शुड बी ट्रीटेड एज क्वांटा, है ना, ये बात ध्यान में रखिए। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। फिर अगला देखिए, अ स्टेबल न्यूक्लियाइड हैज इन जनरल, कोई भी स्टेबल न्यूक्लियाइड जो होता है 8th वन है, तो ये थोड़ा ध्यान में रखने लायक बात है कि जब हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं ना बच्चों, तो हम बोलते हैं कि किसी भी स्टेबल न्यूक्लियाई में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, या फिर ये भी इवन होना चाहिए और ये भी इवन होना चाहिए। ठीक है, दोनों क्या होने चाहिए, इवन होने चाहिए। देखो बी, इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है ना। इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होने चाहिए और इवन नंबर ही न्यूट्रॉन्स के होने चाहिए। 9th देखिए,
व्हेन अ पीएन जंक्शन इज रिवर्स्ड बायस, पीएन जंक्शन को क्या करे बच्चों, रिवर्स बायस करे। तो फिर क्या बोल रहा है, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स मूव अवे फ्रॉम द जंक्शन, बिल्कुल सही है, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग दूर हो जाते हैं, जंक्शन से दूर भागते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स मूव टुवर्ड्स द जंक्शन, गलत है भैया, फॉरवर्ड बायस होता तो मूव टुवर्ड्स जंक्शन, रिवर्स बायस है तो मूव्स अवे फ्रॉम द जंक्शन, ठीक है। मूवमेंट ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन स्टॉप नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन डिक्रीजेस, नहीं भाई ये तो इंक्रीज होती है भाई, है ना। रिवर्स बायस में डिप्लेशन लेयर जो होती है उसका विड्थ इंक्रीज हो जाता है, ध्यान में रखिएगा। तो इसका ए ऑप्शन ही करेक्ट है, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स मूव अवे फ्रॉम द जंक्शन, ठीक है। 10th देखिए, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड वेव्स आर पॉसिबल, आपको ये बताना है कि ग्राउंड वेव की पॉसिबिलिटी कौन सी वेव्स के लिए है। तो ये वैसे बुक का ही क्वेश्चन लग रहा है। एट शॉर्ट रेंज फॉर लो रेडियो फ्रिक्वेंसी, बिल्कुल सही बात है। ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन के अंदर हम ज़्यादा दूरी तक कम्युनिकेट कराने की नहीं सोचते, हम बहुत कम दूरी तक के इंटरवल के लिए कम्युनिकेशन का सिस्टम को एस्टेब्लिश करते हैं। दूसरा, फ्रिक्वेंसी भी क्या होती है ग्राउंड वेव्स की, बहुत कम होती है, 1.5 मेगाहर्ट्ज तक ही होती है, या फिर 1500 किलोहर्ट्ज आप लिख दीजिए, बात एक ही है। तो ये ए ऑप्शन सही लग रहा है। एट शॉर्ट रेंज ये सही है। फॉर हाई रेडियो वेव्स, नहीं भाई हाई रेडियो वेव फ्रिक्वेंसी नहीं होती, तो ये गलत हो गया। लॉन्ग रेंज तो हो ही नहीं सकता, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन, ठीक है। चलिए, तो मेरे हिसाब से ये हो गया। हाँ, तो अभी तक हमने इस वाले में 20 क्वेश्चन कर लिए हैं और टोटल 50 हो चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको पेपर दिखाई दे रहा होगा, मतलब 10 क्वेश्चन वापस से दिखाई दे रहे होंगे। क्या बोल रहा है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द अट्रैक्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस प्लस 5 माइक्रोकुलाम एंड माइनस 5 माइक्रोकुलाम इज 9 न्यूटन। क्या बोल रहा है कि दो चार्ज हैं, एक प्लस का 5 माइक्रोकुलाम का और एक माइनस का 5 माइक्रोकुलाम का, इनके बीच में कोई भी डिस्टेंस होगी वो मेरे को नहीं पता, शायद दी हुई भी नहीं है, लेकिन ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। कितने फोर्स से, कितने फोर्स से, 9 न्यूटन के फोर्स से। यहां पर भी 9 न्यूटन लिख दो, इधर भी 9 न्यूटन लिख दो, ठीक है, अट्रैक्ट कर रहे हैं। When they are touched with each other, अब इनको क्या करवाओ भाई, टच करवा दो। ये लो टच करवा दिया, ये प्लस का 5 माइक्रोकुलाम था, ये माइनस का 5 माइक्रोकुलाम है, टच करवा दिया। Then put back at the same distance, पहले डिस्टेंस r थी और वापस से इनको r डिस्टेंस के ऊपर रख दो। Then the force between them will be, तब उनके बीच में फोर्स कितना होगा। तो पहले ये समझिए, जब वो यहाँ पे टच करवा रहा था तो सिस्टम का एंटायर चार्ज कितना हुआ, तो प्लस का 5 और माइनस का 5, सिस्टम का एंटायर चार्ज कितना हो गया है बच्चों, 0। और आप इन्हें अब अलग अलग करके दूर रख रहे हो उतनी ही डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर। लेकिन क्या अब इन बॉडीज के पास में चार्ज रहा, तो आंसर है नहीं, क्योंकि सिस्टम का एंटायर चार्ज कितना हो गया, 0 हो गया। तो जब आप इनको अलग अलग करोगे तो 0 को ही 2 पार्ट में डिवाइड करो, तो 0 का आधा भी 0 ही होता है, 0 का डबल भी 0 ही होता है। तो ना तो इसके पास में चार्ज है, ना ही इसके पास में चार्ज है। अगर किन्हीं बॉडीज के पास में चार्ज नहीं है तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी नहीं लगेगा। सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी 0, ये बात ध्यान में रखो, ठीक है। तो कितना आंसर लिखने वाले हो बच्चों, इनफाइनाइट, डी लगा लीजिएगा, 0 इज द करेक्ट आंसर, ऑलराइट। आगे देखिए सेकंड, आगे क्या बोल रहा है, an electric cell does 5 joule work in carrying 10 coulomb of charge around a closed circuit. The EMF of cell is, देखिए क्या बोल रहा है वो थोड़ा समझते हैं। एक इलेक्ट्रिक चार्ज जो है कितना काम कर रहा है बच्चों, 5 जूल वर्क कर रहा है, ठीक है। और कितने कुलाम को लेकर के जाने के लिए, तो चार्ज Q इज इक्वल्स टू 10 कूलम चार्ज। तो आपको क्या देखना है, EMF देखना है। तो सीधी सी बात है, उन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ही देखो एक बार के लिए। तो हमने बोला V इज इक्वल्स टू W डिवाइडेड बाय Q का कॉन्सेप्ट ही यूज़ करेंगे, और कोई कॉन्सेप्ट अभी हमारे पास में है नहीं।
तो ये क्या हो जाएगा, आंसर है W की वैल्यू 5 और ये 10, कितना बच्चों 1/2 वोल्ट। ठीक है, आंसर कितना लगाओगे 1/2 वोल्ट लगा लीजिएगा। ओके आगे देखिए, थर्ड वन, द डायमेंशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस आर नहीं होना चाहिए, द डायमेंशन, ओके द डायमेंशंस लिखा है, ऑलराइट। वैसे द डायमेंशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज आना चाहिए क्योंकि एक पूरा एंटायर वो वर्ड होता है। चलो देखते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस बच्चों एल होता है ना, ठीक। अब एल को काम करने के तरीके कई हो सकते हैं, मतलब ये इसका फॉर्मूला कई तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, जैसे फाई इज इक्वल्स टू एल आई, है ना, यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। और मैं नॉर्मली इसी से ही बताता हूँ, लेकिन आज दूसरा पैटर्न देखते हैं। आप सभी ने पता है W इज इक्वल्स टू हाफ एल आई स्क्वायर होता है, पढ़ा है, अगर बुक को पढ़ा होगा तो ये फॉर्मूला भी पढ़ा होगा। तो यहाँ से L का फॉर्मूला निकालें तो L इज इक्वल्स टू क्या होगा 2W डिवाइडेड बाय आई स्क्वायर। बताओ भाई ऐसा लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ, ये मेरे को अभी जस्ट टिक किया है इसलिए देखे करके देखते हैं। वैसे भी डायमेंशन तो सेम ही आनी है, उसमें कहीं कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। देखिए वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना m1 L1 T-2 और डिस्प्लेसमेंट कितना, तो आंसर है L1, है ना। ये हो गया, तो ये हो जाएगा वर्क के लिए, वैसे भी बच्चों को याद ही रहता है m1 L2 T-2 होता है। 2 तो लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, न्यूमेरिक डिजिट है, डिजिट को नहीं लिखते हैं हम डायमेंशन में। आई करंट के लिए हम क्या लिखते हैं A2 लिखते हैं ना, A लिखते हैं तो ये A2 हो जाएगा। अब गौर कीजिए कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए m1 L2 T-2 और A-2। बताओ भाई आना चाहिए नहीं आना चाहिए, आना चाहिए ना। चलो मैच करो, यही आ रहा है क्या, पहला नहीं है दूसरा भी नहीं है। सी ऑप्शन देखें, सी ऑप्शन मतलब M1 ही देखेंगे इसे, M L2 T-2 A-2, सी इज द करेक्ट वन। ठीक है, तो सी लगा लीजिएगा। ओके नेक्स्ट देखिए, द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, पहले आया था सुपर कंडक्टर के लिए ससेप्टिबिलिटी, है ना। अब किसके लिए पूछ रहा है, फ्री स्पेस, मतलब आप वैक्यूम मानते हैं, फ्री स्पेस को हम क्या मान के चलते हैं, वैक्यूम मान के चलते हैं। और वैक्यूम के लिए आपको ससेप्टिबिलिटी देखनी है, बहुत सिंपल है बच्चों। कहाँ से भाई, तो देखो स्टार्ट कहाँ से करोगे, वैक्यूम के लिए परमिएबिलिटी के लिए, है ना। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कितनी होती है वैक्यूम के लिए, आंसर है 1 होती है। म्यू आर की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1 होती है। अगर 1 है तो म्यू आर क्या होता है 1 प्लस काई एम होता है, इट मीन्स इट इज 1, सो काई एम विल बी 0। अरे 1 से 1 तो कैंसिल होगा ना भाई, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, पता चल गया। ऑलराइट, तो इसका कितना आएगा 0 आएगा, फोर्थ का 0 लगा लीजिएगा। फिर फिफ्थ देखिए, ये चीज़ें याद रखने की नहीं, ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखने वाली बात होती है। फिफ्थ देखिए, इन अ सर्किट द करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज। पहली बात तो ये समझ लीजिए, जब भी करंट लैग बिहाइंड होती है तो वो सर्किट एल सर्किट होगा। एल सर्किट मतलब उस सर्किट का एक एलिमेंट इंडक्टेंस होगा, एक एलिमेंट। ठीक है, ये तो बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि अगर करंट पीछे की ओर चल रही है तो L, अगर करंट आगे की ओर चल रही है तो C। ठीक है, वो एक एलिमेंट तो होगा ही होगा। और अगर सर्किट के लिए फेज डिफरेंस π/2 आता है, सर्किट के लिए फेज डिफरेंस π/2 आता है, तो समझ जाइएगा कि L ही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखो सवाल को पढ़ते हैं अपन। इन अ सर्किट द करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय अ फेज डिफरेंस ऑफ π/3। अब इस सर्किट में π/2 नहीं है, फेज डिफरेंस कितना है π/3, इट मीन 60 डिग्री। ठीक है, 90 तो नहीं है, अगर 90 होता तो हम बोलते सर्किट में सिर्फ और सिर्फ L लगा हुआ है। लेकिन 90 के अलावा फाई की वैल्यू कुछ भी हो, 10, 20, π/4, π/3, π/6, π/8, π/9, कुछ भी हो, ठीक है, समझ जाइएगा कि उस सर्किट में L के साथ में R भी लगा हुआ है। ध्यान में रख लीजिएगा, फाई की वैल्यू अगर π/2 के अलावा कुछ भी होना, समझ जाइएगा कि सर्किट क्या होगा, RL होगा।
ठीक है, कब? जब करंट लैग बिहाइंड हो और फाई की वैल्यू π/2 के अलावा कुछ भी हो। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा सवाल है बच्चों ये। तो द सर्किट कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग, आर एंड सी? नहीं भाई, आर एंड सी कब होता? जब यहाँ पे करंट लैग बिहाइंड नहीं होती, कैरी होती, आगे की ओर जा रही होती। तो ये होगा आर एंड एल। ठीक है, ऑल राइट। चलिए 6th वन देखिए, ये अच्छा सवाल था। 5th भाई बहुत अच्छा सवाल था। 6th देखिए, 6 क्या है? द वैल्यू, ओके हाँ, इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, हर बार कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ही सवाल आ रहे हैं। द इंटरमीडिएट इमेज इज, इंटरमीडिएट मतलब जो फर्स्ट इमेज बनती है ना, फर्स्ट इमेज किसके कारण बनती है? तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हो, तो छोटा सा ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है ऐसा बनता है। ये थोड़ा बड़ा इमेज बनता है और रियल होता है ये वाला। ठीक है, तो ये जो इंटरमीडिएट इमेज है ये कैसा होता है बच्चों? रियल होता है। और क्या होता है? एनलार्ज्ड होता है ना। और रियल है तो इसका मतलब इन्वर्टेड भी हम मान करके चल लेते हैं, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। मैग्नीफाइड या फिर एनलार्ज्ड, रियल और इन्वर्टेड होता है इंटरमीडिएट इमेज, है ना। तो देखो क्या बोल रहा है? ए वर्चुअल, वर्चुअल तो होना ही नहीं चाहिए। बी रियल इरेक्ट, नहीं इरेक्ट नहीं होगा, तो बी भी गलत है। सी देखो रियल इन्वर्टेड, दो सही है। एंड मैग्नीफाइड बिल्कुल सही है, एंड लास्ट और मैग्नीफाइड बात ही की है। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट वन, सी लगा लीजिएगा इसका। नाउ 7th वन, द वैल्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स ऑन, बच्चों किसके ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड करती है? बताओ जल्दी से बताओ, है ना। सबसे पहला ही पॉइंट है अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो, क्या भाई? कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। लाइट की इंटेंसिटी या नंबर ऑफ फोटोन्स जितने आ रहे हैं पर सेकंड, उसके ऊपर डिपेंड करती है भाई। अगर फोटोन्स ज़्यादा आएंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा फ्लो होगी, फोटोन्स कम आएंगे कम फ्लो होगी भाई। हाँ देखिए, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, नहीं भैया, लाइट की जगह में रेडिएशन लिखा हुआ है। इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन लगा लीजिएगा, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। इसके अलावा तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आगे देखिए 8th वन, द फोर्स दैट होल्ड्स न्यूक्लियॉन्स टुगेदर इज। देखो न्यूक्लियॉन्स मतलब क्या होता है वो समझिए। न्यूक्लियॉन्स का मतलब होता है न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल हैं उन्हें न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। न्यूक्लियस में कौन है बच्चों? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इन न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन के बीच में, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के बीच में, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्स लगता है न्यूक्लियस के अंदर, दैट इज न्यूक्लियर फोर्स। ये बात ध्यान में रखना, इट इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स एंड स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ नेचर। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। कौन सा फोर्स है? न्यूक्लियर फोर्स। बी ऑप्शन मेरे को सबसे अलग दिखाई दे रहा था, बिल्कुल सही है, ओनली आएगा। ठीक है, तो द फोर्स दैट होल्ड्स, देखो होल्ड कर रहा है, होल्ड कर रहा है तो इसका मतलब यही होगा, न्यूक्लियर फोर्स ओनली, बी लगाइएगा। 9th देखिए, इन केस अ पीएन जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस। देखो पीएन जंक्शन लास्ट वाले में आया था रिवर्स बायस, इस वाले में आया फॉरवर्ड बायस। तो क्या होता है? होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स बोथ मूव्स टुवर्ड्स जंक्शन। ठीक है, ये आना चाहिए। होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स स्टॉप मूविंग, गलत है। होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स मूव अवे फ्रॉम द जंक्शन, नहीं, रिवर्स बायस हो जाता फिर तो। सी देखिए, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स मूव टूवर्ड्स जंक्शन, बिल्कुल सही है, सी लगा लीजिएगा। नेक्स्ट वन, बाय विच टाइप communication radio waves are communicated from one place to another place। देखिए रेडियो वेव्स का कम्युनिकेशन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कैसे होता है, तो हम बोलते हैं कम्युनिकेशन करने के बहुत सारे तरीके हैं। रेडियो वेव्स हम ग्राउंड वेव में भी यूज़ करते हैं, रेडियो वेव हम स्काई वेव प्रोपोगेशन में भी यूज़ करते हैं, और रेडियो वेव का ही यूज़ किया जाता है किसमें बच्चों? स्पेस वेव प्रोपोगेशन में। तो तीनों में होता है। ग्राउंड वेव कम्युनिकेशन हाँ होता है, स्काई वेव कम्युनिकेशन हाँ होता है, स्पेस वेव कम्युनिकेशन, तीनों में होता है। तो ऑल द अबव क्या आएगा? ऑल द अबव आएगा। ऑलराइट, चलिए तो ये भी हो गया। चलो नेक्स्ट और देख लेते हैं। हाँ भाई,
और ये लास्ट है, ये 10 क्वेश्चन और इसके बाद में नहीं करेंगे आगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे और बहुत सारे बच्चों ने ये क्वेश्चन जो है पहली बार देखे होंगे। इनमें से बहुत सारे, जैसे अगर मैं आज 40 करवा रहा हूं तो 40 में से मोस्टली 20 जो क्वेश्चंस होंगे वो आपने पहली बार पढ़े होंगे। देखिए, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम, पहला क्वेश्चन है, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम ड्यू टू अ चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। देखिए, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ये, और इसके अंदर चार्ज होगा, ये बात ध्यान में रखना। तो इंटेंसिटी कहाँ कहाँ क्या क्या है वो समझिए। तो सबसे पहले आउटसाइड देखें, आउटसाइड होती है के क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल आर स्क्वायर। सरफेस पर देखें, सरफेस पर कितनी होती है, के क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर का स्क्वायर। इनसाइड कितनी होती है, के क्यू आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। सेंटर पर कितनी होती है, 0। तो आप जब ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ से ये सवाल सॉल्व होगा। देखा जाए तो आपने नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का ये ग्राफ बनाया होगा, अगर आपको याद है तो। आप लिखते हैं उस ग्राफ में कि जब स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर, मतलब जब सरफेस की बात की जाती है ना, तो सरफेस पर आपको पीक पॉइंट मिलता है ग्राफ में। इसका मतलब यहाँ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्या होती है, मैक्सिमम होती है। क्या होती है, मैक्सिमम। बाहर की ओर जाओगे तो भी कम होगी, अंदर की ओर जाओगे तो भी कम होगी, और सेंटर पे तो 0 ही हो जाएगी, ठीक है। ये ध्यान में रखना। तो सबसे ज्यादा कहाँ होती है बच्चों, सरफेस पर होती है, यहाँ लेयर पर, ठीक है। कहाँ होगा, एट द सेंटर नहीं भी, एट द सेंटर तो 0 होता है इंटेंसिटी। एट अ पॉइंट बिटवीन सेंटर एंड सरफेस, गलत है, इनसाइड की बात कर रहा था वो। एट द सरफेस, सी इज द करेक्ट वन, ठीक है। चलिए, ये पता चल गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ मैक्सिमम होती है, सरफेस पर। मेरे को ये बताओ पोटेंशियल कहाँ मैक्सिमम होता है किसी भी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, नॉन कंडक्टिंग की बात कर रहा हूँ, पोटेंशियल कहाँ मैक्सिमम होता है, ध्यान में रखिएगा उसके सेंटर पर। पोटेंशियल की अगर बात आती वी की, पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल मैक्सिमम था यहाँ और इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम था सरफेस पर, ध्यान में रख लेना। आगे देखिए, मुझे पता नहीं कितने बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस आपको याद रहेंगे बच्चों, इतने बढ़िया क्वेश्चन हैं इसमें। अ सेल ऑफ ईएमएफ ई इज कनेक्टेड अक्रॉस अ रेजिस्टेंस आर। देखो एक सेल है ई ईएमएफ का और उसे कनेक्ट कर दिया है रेजिस्टेंस आर से, ऐसा मान लीजिए। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द सेल, टर्मिनल्स ऑफ द सेल इज फाउंड टू बी वी। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम देखते हैं तो ये टर्मिनल पोटेंशियल होगा, और टर्मिनल पोटेंशियल कितना बोल रहा है, वी है। देन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल मस्ट बी, अरे भाई बहुत सिंपल था, करंट तो फ्लो ही हो रही होगी। अगर करंट फ्लो हो रही है तो V इज इक्वल्स टू E माइनस आई आर, ये क्लियर रखना। और मेरे को ये निकालना है स्मॉल आर। कैसे निकालूंगा, तो मैं ये सिंपल इतना ही बोलूँगा कि इस आई आर को इस तरफ लेकर के आओ, तो आई आर इज इक्वल्स टू हो जाएगा E माइनस वी, तो स्मॉल आर इज इक्वल्स टू हो जाएगा E माइनस वी डिवाइडेड बाय आई, ये आंसर आएगा, ठीक है। लगा लीजिएगा, इसमें करंट आई तो है ही नहीं, हाँ करंट आई नहीं है तो फिर V इज इक्वल्स टू आई आर होता है ना। तो I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V डिवाइडेड बाय आर, होगा नहीं होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करो, E माइनस वी डिवाइडेड बाय, ये क्या होगा V बाई आर। आर कहाँ गया बच्चों, ऊपर की ओर चला गया, पता चला क्या, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो मैच करो कौन सा है, E माइनस वी, लेकिन दो तो है ही नहीं, तो पहला गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा देखो E माइनस वी डिवाइडेड बाई वी आर, ये बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, सी लगा लीजिएगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, टू कॉइल्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L1 एंड L2। are placed so close together that the effective flux in one coil is completely linked with the other। मतलब दो कॉइल्स हैं जिनका सेल्फ इंडक्टेंस L1 और L2 है, एक कॉइल इधर मान दो, एक कॉइल इधर मान दो,
ठीक है। और जितना एक से फ्लक्स निकलता है दूसरा सारा का सारा फ्लक्स ले लेता है पूरा, ठीक है। कंप्लीटली लिंक का मतलब यही होता है। इफ एम इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन देम देन, हाँ भाई ये आपके कोर्स का क्वेश्चन नहीं है, पहली बात समझ लीजिए। लेकिन जब कपलिंग 100% होती है ना बच्चों, तो वहां पर ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा, m इज इक्वल्स टू √L1L2 होता है। कब? जब कपलिंग 100% होती है, जो इस केस में है, फ्लक्स पूरा का पूरा लिंक्ड है, मतलब कपलिंग 100% है। तो B आएगा जैसा मेरे को दिखाई दे रहा है, लेकिन ये आपके कोर्स का भाग नहीं, तो हटा दीजिएगा, याद रखने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट देखिए 4th वन क्या है? द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज 0 एट, हाँ भाई वर्टिकल कंपोनेंट BB इज 0। अगर 0 है तो इसका मतलब B साइन थीटा, अरे यही होता है, इज 0। इसका मतलब साइन थीटा इज 0 एंड थीटा इज 0, तभी तो पॉसिबल है। और थीटा 0 कहाँ होता है बच्चों? सॉरी, इक्वाटोरियल लाइन पर। कहाँ पर? इक्वाटोरियल लाइन पर। अर्थ इक्वेटर पे ये क्या होता है? मैग्नेटिक इक्वेटर, ध्यान में रखिए, पर 0 होता है। तो मैग्नेटिक पोल नहीं भी, मैग्नेटिक पोल पे तो मैक्सिमम होता है BB। जियोग्राफिकल पोल नहीं, गलत बात है। C इज द करेक्ट वन, मैग्नेटिक इक्वेटर, ठीक है। इक्वाटोरियल लाइन मतलब मैग्नेटिक इक्वेटर, तो C लगा लीजिएगा। 5th देखिए, इन एन AC सर्किट द करंट, ओके पढ़िए, इज इन फेज विद वोल्टेज। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, करंट जो है वो डिपेंड करता है कि वो फेज में है या आउट ऑफ फेज है या कुछ फेज डिफरेंस है। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि एलिमेंट्स कौन से लगे हुए हैं, है ना। तो फाई चेंज हो सकता है। लीड्स द वोल्टेज इन फेज नहीं है, ऐसा भी नहीं है। लैग्स द वोल्टेज इन फेज नहीं है, ऐसा भी नहीं है। एनी ऑफ अबव डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस, बिल्कुल सही बात है। इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से एलिमेंट्स कनेक्टेड हैं सर्किट में, है ना। तो ये D लगा लीजिएगा, एनी ऑफ अबव डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस और डिपेंडिंग अबव द एलिमेंट्स कनेक्टेड इनटू द सर्किट। हाँ भाई 6th देखिए, 6th क्या है? द रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप डिपेंड्स अपॉन, हाँ भाई टेलीस्कोप की रिजॉल्विंग पावर की बात करते हैं। रिजॉल्विंग पावर टेलीस्कोप के लिए, है ना। तो इट इज प्रोपोर्शनल टू द डायामीटर ऑफ द, कौन सा लेंस बच्चों? पहला लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस, है ना। ऑब्जेक्टिव लेंस का जो डायमीटर है उसके क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। और रिजॉल्विंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? लैम्डा, लाइट की वेवलेंथ के, है ना। वेवलेंथ ज़्यादा होगी, रिजॉल्विंग पावर कम हो जाएगी। ओके, हा लेंथ ऑफ टेलीस्कोप नहीं भाई, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव नहीं, डायामीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव। C इज द करेक्ट वन। हाँ नेक्स्ट देखिए 7th वन, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स इज, हाँ भाई एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लार्जर देन दैट ऑफ फाउंड ऑफ इंसिडेंट फोटोन। नहीं भाई कैसे हो सकता है? ये बात थोड़ी ध्यान में रखिएगा। जब आप लिखते हैं इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी, वो होता है वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वो बोल रहा है कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा ही तो बोल रहा है ना। हाँ, एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन मतलब ये। क्या ये इससे ज़्यादा हो सकती है? चांस ही नहीं है। इससे ज़्यादा हो सकती है, लेकिन इससे कैसे ज़्यादा होगी, है ना, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये बात ध्यान में रखना, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी हमेशा ज़्यादा होती है किससे? ऐसा, ठीक है। ओके, तो लार्जर देन द इंसिडेंट फोटोन पॉसिबल ही नहीं है। स्मॉलर देन दैट ऑफ इंसिडेंट फोटोन, ये बिल्कुल सही है देखा जाए तो। सेम एज द इंसिडेंट फोटोन पॉसिबल ही नहीं है। प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ, नहीं, काइनेटिक एनर्जी का इंटेंसिटी से कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। तो B लगा लीजिएगा, स्मॉलर देन द इंसिडेंट फोटोन, ठीक। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड एंड प्रॉपर न्यूक्लियर फ्यूल। अब न्यूक्लियर फ्यूल के लिए हम 2 यूज करते हैं।
क्या, एक तो यूरेनियम 235 यूज़ करना चाहिए हमें, और एक हमें यूज़ करना चाहिए प्लूटोनियम 239, है ना। ये बहुत अच्छे क्या हैं, कह सकते हैं एलिमेंट्स हैं, न्यूक्लियर फ्यूल्स हैं, जिनका यूज़ किया भी जाता है। तो ये नेपट्यूनियम ये गलत है, 239 ये बिल्कुल गलत है। प्लूटोनियम 239 बिल्कुल सही है। सी थोरियम 236 नहीं, यूरेनियम 236 नहीं भाई, यूरेनियम 235 होता तो सही बोलता मैं फिर उसको प्रेफर करता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, प्लूटोनियम 239। आगे देखिए, इन अ ट्रांजिस्टर द रिलेशन बिटवीन करंट गेन अल्फा एंड करंट गेन बीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा। नहीं 1 माइनस अल्फा नीचे आना चाहिए, तो बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, है ना। ऑलराइट, आगे देखिए, For television, 10th one. For television broadcasting, the frequency range employed is normally, हाँ भाई देखो, टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग जो है वो ऑलमोस्ट 60 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर के आप देखेंगे तो 200 और 300 मेगाहर्ट्ज़ के ऊपर काम करता है। इससे ज़्यादा भी जा सकता है, इट डिपेंड्स ऑन द सिग्नल, ठीक है, लेकिन नॉर्मली इतना ही होता है। तो 30 to 300 मेगाहर्ट्ज़ इज़ द करेक्ट वन ऑप्शन इन दिस। आप ये लगा लीजिएगा, मेगाहर्ट्ज़ ध्यान में रखिएगा, तो ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन, 30 to 300 मेगाहर्ट्ज़ लगा लीजिएगा। ऑलराइट, चलिए, तो आज हमने 40 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम 30 क्वेश्चन और डिस्कस कर लेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, एवं समझ में भी आया होगा। आपके सुझाव की प्रतीक्षा के अंदर, अरे इंग्लिश मीडियम वाले हो तुम्हें तो कहाँ समझ में आएगा प्रतीक्षा, है ना, इन द वेटिंग ऑफ योर रेस्पॉन्स और पॉजिटिव रेस्पॉन्स। Okay, so have a good day, take care of yourself and family, and study smart, study in the correct manner. Okay, take care बच्चों, bye bye.